पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन बी कंपनी के पंछी उड़ने को है तैयार। किसी भी वक्त उनके रिहाई का परवाना जारी किए जाने का इम्कान। यही वजह है कि आईजी सिंध की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन बी कंपनी में ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती के जुर्म में सजा पाने वाले एसएचओज और उनकी स्टाफ की इंक्वायरियां जो है मुख्तलिफ DIGs के अलावा खुद मुख्तलिफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स के प्रिंसिपल्स को दिए जाने की इत्तला मिली है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कोरंगी के DSP और साबका SHO कोरंगी मलक आमिर की मिसकंडक्ट रिपोर्ट SSP कोरंगी तारिक नवाज की जानिब से भिजवाए जाने की इत्तला मिली है और उस मिसकंडक्ट रिपोर्ट के नतीजे में दोनों बड़े पुलिस अफसरों की नौकरियां खतरे में पड़ने की भी इतलाआत जो है वो मौसूल हो रही है, जिसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी आईजी सिंध ने शुरू कर दी है। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आईजी की जानिब से तो एक तरफ जो है कराची के क्राइम रिपोर्टर्स की पूरी एक टीम जो है बारात समेत जो है वो कच्छे के डाकुओं की खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए जो है कनकोट कश्मोर गोट की जकबाबाद की जानिब रवाना की जा चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो है कश्मोर गोटकी में जो है डाकुओं ने अपने अगवा बराए तावान की वारदातों की इंतहा कर दी है और उस ब्रिज के तामीर करने वाले 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया है, जो ब्रिज जो है खुद सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के किसी करीबी रिश्तेदार की सुपरविज़न में जो है वो इस वक्त तामीर किया जा रहा है। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के दफ्तर की पूरी प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। हम अपने प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। जी हाँ, ये नगमा जो है वो इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर बी कंपनी गार्डन में वो बदनसीब SHOs जो है वो गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस वक्त अपनी सर्विसेज की जो है वो एक इंतहाई बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इन्हीं SHOs में शामिल बाज़ SHOs ने रोते हुए जो अपने दुकड़े जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय से शेयर किए। उनका ये कहना है कि इतनी परेड तो उन्होंने जो है पुलिस में भर्ती होते वक्त यानी जब वो रंगरूट थे उस वक्त भी नहीं किए थे, जितनी परेडें जो है वो इस वक्त इस उम्र में उनसे करवाई जा रही है। ये एक बदतरीन सज़ा नहीं है तो और क्या है। ये तमाम वो SHO हैं जो कि मामूली नहीं है, बहुत ही खाते पीते घरानों से इनका ताल्लुक है और ये इतने मंजे हुए इतने मुज़ोर है कि हर SHO जो है उसकी अप्रोच सिंध के वज़ीर आला, सिंध के चीफ सेक्रेटरी, सिंध के ओमनी ग्रुप और ये नेट सिस्टम नामी नेटवर्क और दूसरे पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टरों से इनके मरासिम हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस वक्त जो है वो एक मुश्किल में घिर चुके हैं। गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध की सख्तगिरी, उनकी उसूल परस्ती के भींट ये चढ़ चुके हैं और ये अब इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन बी कंपनी में कैद की तरह से अपना वक्त पास कर रहे हैं और इसी कैद को उन्हीं लोगों ने जो है वो काला पानी से जो है वो तशबीह दी है। लेकिन अब इतला ये मिली है कि ये उड़ने के लिए जो है इस वक्त पर तोल रहे हैं। किसी भी वक्त इनके रिहाई का परवाना यानी इनकी बहाली, इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। यही वजह है कि इनके मामलात को जांचने के लिए सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन ने इन तमाम की इंक्वायरियां जो है वो मुख्तलिफ
SSPs کو, प्रिंसिपल जो ट्रेनिंग सेंटर उनको दी, और कुछ DIGs को भी जो है वो इनकी इंक्वायरियाँ दिए जाने की इत्तला मिली है। अब इसमें जो है वो एक तो रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जो खातून प्रिंसिपल है SP इरम अवान, उनके पास जो है 3 SHOs की इंक्वायरियाँ हैं। तीनों जो है वो बहुत ही बाअसर हैं। एक तो इसमें जो है भाइयों खान है, ये पाक कॉलोनी थाने के SHO हैं। ये जो है इनके भाई जो है सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के ड्राइवर हैं, तो ये बाअसर तो हुए। इसी के साथ साथ जो है शाकिर जो है ये SHO सईदाबाद थे। ये खुद एक तरफ तो केमाड़ी टाउन के जो SSP हैं फिदा जावरी के लाडले हैं, हांग के तारे और हाथ के चाले हैं, तो दूसरी जानिब जो है ये खुद सिस्टम नामी नेटवर्क यानी कि AG मजीद के भी आंखों के तारे हैं, और इसी तरीके से एक वफाकी वजीर सेहत के भी जो है ये बहुत क्लोज हैं। इसी तरीके से जो है एक इत्तेहाद टाउन के जो है SHO जो है गुलाम रसूल अरबाब, वो भी किसी से पीछे नहीं, उनके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक हैं। तो इनकी इंक्वायरी तो जो है वो खातून SP इरम अवान कर रही है। इस तरीके से जो है वो गुलाम हुसैन कोराई जो है ये वहाँ के SHO थे नबी बख्श के, इनकी इंक्वायरी जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को दिए जाने की इत्तला मिली है। नंदलाल जो खरदर थाने के SHO थे वो भी असर रसूख में इन सब से आगे हैं, तो वो जो है वो उनकी इंक्वायरी जो है खुद इरफान बिल्लोच DIG साउथ को दी गई। अब इन तमाम से जो सबसे ज़्यादा जो बाअसर हैं वो हैदराबाद के 3 हीरे, 3 नगीने, यानी 3 नामवर पुलिस शख्सियात जो कि शेर पे सवा शेर एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे जो बढ़कर है वो है मोहम्मद खान बरहमानी। मोहम्मद खान बरहमानी जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त वफाकी वजीर खारजा हैं और मुस्तकबिल करीब के कहते हैं कि ये वजीर आजम है, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है, यानी मेरा इशारा जो है जुनैद सलीम उर्फ जैदा जो है ये उनके हमजुल्फ हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान तो नहीं है, उनके हमजुल्फ हैं और ये इनके सिफारिश की। और सलीम बजारानी जो है खुद जो CM के जो सेक्रेटरी हैं वो भी इनके पुश पर खड़े हैं। इस तरीके न्याज पंवर जो है वो तो आपको पता है किसके सिफारिशी कौन है, खुद फर्रुख बशीर उनके सिफारिशी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इस तरीके से जो है वो जानजेब मुगल जो थे SHO हाली रोड, उनके पीछे भी बड़े ताकतवर लोग खड़े। इनकी इंक्वायरियां जो है कहते हैं कि 2 की दे दी है खुद SSP हैदराबाद साजिद आमिर सदुरजई को, और 1 की दे दी गई है पीर मोहम्मद शाह को। गालिबन इन तीनों को भी क्लियर करने का इशारा दे दिया गया है, तो इनको भी क्लीन चिट मिलने वाली, तो 1-2 दिन में इनका रिहाई का परवाना जारी किए जाने का इम्कान। लेकिन इनको बहुत बड़ी सज़ा जो है वो इस वक्त गुलाम नबी मेमन के उसूलों के नतीजे में मिल चुकी है, और मुझे यकीन है कि अब गुलाम नबी मेमन के IG होते हुए दोबारा कभी भी ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की इस तरह से सरबस्ती नहीं करेंगे जिस तरह से ये करते चले आ रहे हैं। यानी इनका दिमाग जो है वो 7वें आसमान पे था, उसको नीचे लाने में जो है गुलाम नबी मेमन का जो है मरकजी किरदार है, उस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, अब जो अगली हमारी खबर है, मिसकंडक्ट रिपोर्ट जो है भिजवा दी गई है किसके खिलाफ? कोरंगी के DSP और SHO जो साबका कोरंगी थे मलक आमिर, इनके जो मुखालिफिन का कहना है इनका ताल्लुक हक बाऊ ग्रुप से बताया जाता है। जमीनों के कब्जे के तो बेताज बादशाह बताया जाता है। इनकी मिसकंडक्ट कहते हैं भिजवाई है किसने? तारिक नवाज SSP कोरंगी ने। उनको भिजवाना जो है उनका वैसे बनता भी है, क्योंकि उनके इल्म में नहीं और उनके नाम पर जो है मौसूफ ने, मलक आमिर ने जो है वो कोई 30 लाख रुपए एक पार्टी से बटोर लिए। पहले उस पार्टी से 10 लाख रुपए खुद लिए थे उनकी 4 दीवारी करवाने की, ये जानते हुए कि इनके पास ये चाइना कटिंग के जो पेपर लाए हैं केडी से जाली है, जाली पेपर है, ये जानने के बावजूद कहते हैं इंस्पेक्टर मलिक आमिर ने महज अपनी
दिहाड़ी लगाने के लिए जो है मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए जो है पार्टी से ले लिए। जब इसकी इत्तला मिलती है बड़े अफसरों को तो कहता भाई ये किसके कहने पर क्यों ताम इसको तोड़वा दो, एसएसपी के हुक्म पर तोड़वा दिया जाता है। बाद में पार्टी आती कभी ये आपने क्यों तोड़वाया, हमने तो आपको 10 लाख रुपए दिए। उसने कहा भाई एसएसपी मांग रहा है 40 लाख, आप दो तो आपकी बन जाएगी, वरना तो हमने तो आपको तोड़वा दिया था, बनवा दिया था। 30 लाख रुपए वो एसएसपी के नाम पर इन्हें देते हैं और ये खा जाते हैं, दौरान का ट्रांसफर हो जाता है। अब एसएसपी को पैसे नहीं मिलते हैं, एसएसपी ने तो तकाजा भी नहीं किया होता है, लेकिन एसएसपी के नाम पे ये ले चुके हो तो इनका अपना ये सस्पेंड हो जाते हैं और पैसे ये वापस नहीं करते। पार्टी चीखती है, चिल्लाती है, आखिर में जाती है एडिशनल आईजी के पास। जावेद आला मोडो उसकी इंक्वायरी करवाते हैं, एसएसपी से पूछने के भी तुमने पैसे, उसने कहा भाई मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता, मुझे क्या पता किसने दिए। बाद में ये राज फाश होता है कि ये गेम जो है 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 11 डीएसपी कोरंगी और खुद मौसूफ एसएचओ ने की है। इस पर जो है फिर अब इतला मिली है कि बाकायदा इसकी इंक्वायरी करवाने के बाद एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज ने जो है वो इन दोनों की मिसकंडक्ट रिपोर्ट अपने डीआईजी को भिजवा दी। डीआईजी पहले ही इन पर बहुत ही गुस्से में थे, खार खाए बैठे थे कि कभी इनका कोई मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनको कच्चा चबा जाऊंगा, क्योंकि किसी एक मौके पर जो है उन्होंने भी किसी की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी सिफारिश डीएसपी और एसएचओ दोनों ने हवा में उड़ा दी, क्योंकि उसमें एक और बड़े अफसर को वो उस वक्त ओबलाइज कर रहे थे। तो उन्होंने अपने इमीडिएट बॉस को जो है वो खातिर में नहीं लिया। इमीडिएट बॉस जो है दिल में बैठाए थे कि कभी भी मौका आएगा तो मैं इनको देख लूंगा। उनको मौका मिला, वो मिसकंडक्ट रिपोर्ट आई, उन्होंने इसमें कुछ और इजाफा करके आगे भिजवा दिया एडिशनल आईजी कराची को, और अब एडिशनल आईजी कराची ने भी जो है रही सही कसर पूरी कर दी और अब मामला पहुंच चुका है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के पास। इतला यह भी मिली कि इन दोनों में से किसी एक का जो है बंगला है कोई 10 से 11 करोड़ का। कहां पर बंगला है? ये फेज 7 एक्सटेंशन डीएचए के अंदर, यानी कि मारिया मस्जिद, फातिमा मस्जिद के करीब 10 करोड़ का बंगला है। अब बताओ कि कोई इंस्पेक्टर 10 करोड़ का बंगला बनवा सकता है? लेकिन अब है इंस्पेक्टर का या डीएसपी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इन दोनों शहजादों की, जिस दोनों की जो है इस वक्त नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं और किसी भी वक्त जो है आईजी सिंध इनको उड़नचू कर देंगे, इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर देंगे। हालांकि इन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगाया है। बहुत सारे डीआईजी इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं इन दोनों की सर्विसेज को बचाने के लिए। खुद मलिक आमिर तो कुछ अरसा पहले जो है जमान टाउन थाने के एसएचओ थे, वहां इन्होंने छालिया से भरा एक ट्रक पकड़ लिया था और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए पार्टी से लेके ट्रक उनके हवाले कर दिए। बाद में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसी जमान टाउन थाने में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन डिसमिस फ्राम सर्विस भी हुई। लेकिन उन्होंने जो है कोई ऐसी जादू की चढ़ी चलाई, ऐसा कुछ किया कि वो केस जो है वो सी क्लास हो गया और सी क्लास केस को जवाज बनाकर उन्होंने अपना असल रसूख इस्तेमाल करके दोबारा न सिर्फ पुलिस फोर्स में आ गए बल्कि दोबारा से जमान टाउन के बजाय कुरंगी थाने के एसएचओ बनने में कामयाब हो गए। तो इसको कहते हैं कि जिसका बाप जिंदा हो उसको कौन कमबख्त हरामी कहेगा। लेकिन अब इस वक्त जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के नरगे में आ चुके हैं। अब किसी का बाप भी जो है वो गुलाम नबी मेमन के नरगे से इन दोनों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचे बगैर जो है कोई भी नहीं बचा सकता। देखना ये कि ये कितने रोज तक जो है मजीद पुलिस फोर्स में रहते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब जो असल स्टोरी जो हमारी थी वो थी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन एक जारी है। अब उस ऑपरेशन की जो कवरेज है उसके लिए आईजी की जानिब से जो है वो कराची के नामवर क्राइम रिपोर्टरों पर मुश्तमिल एक टीम जो है यहाँ से पुलिस के साज व सामान के साथ, गार्ड के साथ वहाँ भिजवा दी गई, जो कि वहाँ इस वक्त तनवीर तुनियो एसएसपी गोड की उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं, अपने कारनामे दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़कर जो है खुद कश्मीर के जो एसएसपी इरफान समू तो उनके सामने जो है वो अपने कारनामे खोल के बयान करें किस तरीके से उन्होंने डाकुओं को ललकारा और किस तरीके से डाकू उनके नाम से कांपते और डाकू जो है उनसे परेशान है, ये वो फलाना। इस किस्म के भाषण जो है उन्होंने कराची से गए सहाफियों को दिए। लेकिन उनके इन भाषण, उनकी इन तमाम कारकर्दगियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया खुद कच्चे के डाकुओं ने कि एक 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया, उसके साथ साथ उस ब्रिज के 3 मजदूरों को भी अगवा कर लिया। ब्रिज वहां तामीर
ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈاکو اس برج کی راہ میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ برج جو ہے یہ کسی بھی طور پر تعمیر ہو۔ یہ گوٹ کی کنکوڈ پل بن رہا ہے، یہ سچل نامی کمپنی اس کو بنا رہی ہے۔ تین جو اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں وہاں سے اغوا کیے گئے ہیں۔ یہ سچل نامی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور یہ خود سندھ کے وزیر جو اعلیٰ ہے سید مراد علی شاہ کے قریبی ساتھی جو ہے احمد قریشی کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، لیکن یہ برج جو ہے وہ تعمیر ہونے نہیں پا رہا ہے۔ اب ذرا سا اس کی میں تاریخی حیثیت کو بھی اگر اجاگر کروں ناظرین تو اچھا ہوگا۔ درہ خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ تاریخ ہے کہ وہاں کے غیور پختونوں نے اپنی آزادی پر حملہ کرنے کے غرض سے جو فرنگی وہاں پر سڑک تعمیر کر رہے تھے، اس سڑک کی تعمیر کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک نہیں دو نہیں لاتعداد جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جنگیں جو ہے سالوں تک چلتی رہی، اور اس میں دونوں طرف سے جو ہے بہت بھاری نقصان ہوتا رہا، اور نقصان کے نتیجے میں وہ سڑکیں جو ہے وہ تعمیر نہ ہو سکی۔ اس طریقے سے پٹھانوں نے جو ہے وہ اپنی آزادی کی حفاظت میں اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ہرواتے رہے۔ تو وہاں پر تاریخ ہے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن اب یہاں جو کنکوڈ گوٹھی کا جو یہ برج ہے، اس کو ڈاکو کیوں نہیں تعمیر ہونے دے رہے ہیں؟ ڈاکو کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے، اپنی معیشت کا خطرہ ہے۔ انہیں یہ اچھا گورنمنٹ اس لیے یہ برج تعمیر کری تاکہ یہاں سے جو مسافر گزرتے ہیں انہیں ڈاکوؤں کی وارداتوں سے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ وہ ڈاکوؤں کا شکار نہ ہو۔ اس لیے جو ہے سندھ حکومت جو ہے رات دن کوشش کر کے اس برج کو ہر حال میں تعمیر کرنے میں دلچسپی رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ڈاکو جو ہے وہ اسے اپنی انا کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ برج بنے۔ برج بننے سے جہاں ان کا روزگار جائے گا، وہیں پر جو ہے وہ ان کو قابو کرنے میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کو آسانی ہوگی، اور وہ آسانی سے انہیں تتر بتر کر کے کچے کو جو ہے برباد کر دیں گے، ان کے ٹھکانے جو ہے مسمار ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے جو ہے اس برج کو تعمیر نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں کو جو ہے وہ اغوا کر لی۔ یہ پہلی واردات نہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس برج پر کام کرنے والے لاتعداد مزدوروں کو اغوا کر چکے ہیں، تاوان لے کے انہیں رہا کیا، اور بہت ساروں کو وہ ہلاک بھی کر چکے ہیں۔ اب یہ خود جو وزیر اعلیٰ کے جو دوست ہیں، احمد نام ان کا کیا ہے، احمد قریشی، یہ بھی پریشان ہے کہ یہ برج آخر کب تعمیر ہوگا۔ اس برج کو تعمیر کرنے میں جو ہے خود عرفان سمو جو SSP سکر تھے، اس وقت انہوں نے جو ہے ان ڈاکوؤں کے قبائل سے رابطہ کر کے، ان کے وڈیرے سے بات کر کے ان کو کچھ رام کیا تھا، ان کے کچھ مطالبے پورے کر کے ان کو کچھ بھاری تاوان دے کر جو ہے اس برج کا کام شروع کروا دیا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ کام دوبارہ روک دیا گیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکو نے جو اغوا کیا ہے، ڈاکو گروہ جو ہے، یہ جیناد جاگیرانی کا جو گروہ ہے اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ ان مزدوروں کو اغوا کیا، اور ایک 3 سالہ بچے کا بھی اغوا کیا گیا ہے تاوان کے غرض سے، جس پر سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، اور سو موٹو ایکشن لے لیا گیا ہے، اور خود گوٹکی کے SSP اور DIG سکھر جاوید جاسکانی کو جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے خود وہاں پر جو ہے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی، جبکہ خود جو ہے عرفان سمو اور جو ہے دوسرے تنویر تونیو جو ہے وہ اس وقت بغلے بجا رہے ہیں، اس وقت اپنی کامیابی کے جو ہے داستانیں جو ہے کراچی کے جو ہے صحافیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے کہ وہاں ڈاکو راج ہے، اور ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کی کارروائی سوائے دکھاوے کے، سوائے ڈرامے کے، اس کی اور کوئی حقیقت، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عرفان سمو SSP کشمور اور خود تنویر تونیو جو SSP گوٹکی ہے، ان دونوں کو وہاں سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو آپریشن ہے وہ برائے نام آپریشن ہے، لگ یہ رہا ہے کہ آپریشن پولیس نہیں بلکہ خود ڈاکو کر رہی ہے، کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ عرفان سمو کی کارروائی سے بہت زیادہ مطمئن ہے۔ عرفان سمو اور خود تنویر تونیو نے آج تک جتنے بھی وہاں پولیس مقابلے کیے، ان پولیس مقابلوں سے جو ہے
कच्चे के डाकुओं पर पुलिस का कोई दहशत नहीं बैठ सका। पुलिस का जो है प्रेशर उन पर 0/0 है, क्योंकि उनकी तादाद जो है डाकुओं की उतनी है। इनके लातादाद मुकाबलों के बावजूद उन डाकुओं का ये कहना है कि जो डाकू मारे जाते हैं वो हम में से नहीं है, वो बाहर से कोई बैटरी चोर है, कोई साइकिल चोर है, कोई जेब कुतरा है, कोई हिरंची है, कोई शराबी है, उन्हें डाकू जाहिर करके ये मुकाबले में मार देते हैं। हमारे अपने डाकू पूरे हैं। तो लिहाजा वो इन दोनों एसएसपीज की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा खुश हैं, मुतमईन है। वो एक तरीके से इन दोनों को अपना सहूलतकार जो है वो गर्दानते हैं कि इनके पोस्ट होते हुए उन्हें किसी भी खतरनाक पुलिस ऑपरेशन का कोई खौफ व खतर नहीं। ये वजह है कि वो बिला किसी खौफ व खतर जो है इन दोनों गोडकी और कश्मीर में आते हैं, वारदातें करके चले जाते हैं। उन्हें किसी भी जगह पर पुलिस की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यही वजह है कि उस कश्मीर के लोग जो है वो सहमे हुए हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें अपनी पुलिस पर जो है 1 टके का भी एतबार नहीं है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी जो है एक वहाँ के पढ़े लिखे नौजवान का खत जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर चुका था, जिसमें वो आंखों देखा हाल बयान करते करते रो पड़ा था। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त गोड की, कच्छे की और ख़ुद कश्मीर की। अब इतला ये मिली है कि इरफान समू एसएसपी कश्मीर और ख़ुद गोडकी के तजुर्बाकार और दलेर एसएसपी तनवीर तोनिया दोनों की छुट्टी होने जा रही है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, एडिशनल आईजी कराची का जो दफ्तर है वो उसकी प्राइवेसी 0/0 हो गई है। अब मैं मशवरा दूंगा खुद जावेद आलम ओडो को कि वो ज़रा ठंडे दिल व दिमाग से सोचे कि उनमें ऐसी क्या कमी है कि उनका अपना स्टाफ जो है वो उनसे ज़्यादा दूसरों से जो है वो वफादारी निभा रहा है। क्या दूसरे उनके मुकाबले में ज़्यादा शफकत से पेश आते हैं, ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं, उनमें ज़्यादा सलाहियत या खूबियाँ उनके मुकाबले हैं कि उनके चेन ऑफ कमान में काम करने वाला खुद उनका अपना स्टाफ उनसे ज़्यादा किसी दूसरी जानिब देखने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्या कमी है जावेद आलम ओडो में कि उनकी जो अपने दफ्तर की प्राइवेसी जो है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। उनके जो अपने एतमाद के लोग हैं वो उनसे ज़्यादा दूसरों से इखलास का, दूसरों से मोहब्बत का, दूसरे से वफा का इस वक्त सबूत दे रहे हैं, जिसकी मैं क्या बताऊं कि सारी की सारी बातें जो है वो एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर की कहीं और जाती हुई नज़र आ रही है। गुलाम यजदानी एक सब इंस्पेक्टर हैं जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर इस वक्त केपीओ में काम कर रहे हैं। इनकी पोस्टिंग खुद गुलाम नबी मेमन ने उस वक्त कराई थी जब वो एडिशनल आईजी कराची थे। फसीउद्दीन शेख को आईजी गुलाम नबी मेमन ने धक्का दे के वहाँ से निकलवा दिया था और उनके लिए वो दफ्तर को नो गो एरिया बना दिया, क्योंकि उन पर करप्शन के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के और पता नहीं क्या क्या उन पर इल्ज़ाम थे। गुलाम नबी मेमन के आईजी बनने के बाद फसीउद्दीन शेख ने बड़ी सिफारिशें कराई जावेद आलम ओडो को, और जावेद आलम ओडो उनको दोबारा से जो है एंट्री देने के मूड में थे, उन्हें दोबारा ओएस लगवाना चाह रहे थे। लेकिन आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने उन्हें रोक दिया कि ये अगर आप करोगे तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। उन्हें डराया धमकाया, जिसकी वजह से जो है वो जावेद आलम ओडो ने जो है इरादा तर्क कर दिया, और वही जो है क्या नाम है गुलाम यजदानी बदस्तूर इस वक्त भी जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जिस ट्रैका का मैंने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था, वो ट्रैका जो है वो नईम शाह सब इंस्पेक्टर, वसीम और सम्मू नामी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट दूसरे हैं, ये तमाम के तमाम भी जो है बज़ाहिर तो जावेद आलम ओडो के चेन ऑफ कमान में हैं, उनके दफ्तर के हैं, उनके खासुल खास है, लेकिन काम किसी और के लिए करें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़र्राए का ये कहना है। अब ये बात भी सामने आई है कि आखिर आईजी सिंध जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के स्पेशल ब्रांच के जो डीआईजी है साकिब इस्माइल मेमन की रिक्वेजिशन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे रिक्वेजिशन, क्यों नहीं उनकी खिदमात मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से या वफाक से। इसलिए कि आईजी उनको पसंद नहीं करते हैं। वो भी मेमन है, आईजी भी मेमन है, लेकिन एक ज़माने में जब वो यहाँ पर डीआईजी ईस्ट हुआ करते थे,
آئی جی اس وقت مشتاق مہر تھے. کوئی دو چار کام کہیں کہے ہوں گے خود غلام نبی میمن نے انہیں، لیکن آئی جی مشتاق مہر نے وہ منع کر دی ہوں گے. لہٰذا دو بڑوں افسروں میں جو ہے وہ کباب میں ہڈی بن چکے تھے کہ کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں. ایک کی بات نہیں مانتا ہوں تو آگے کنواں ہے، دوسرے کی بات نہیں مانتا ہوں تو پیچھے کھائیے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت. لیکن اس وقت انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے جو ہے اپنی امیجیٹ باس جو ان کا تھا، ظاہر ہے کہ آپ کا امیجیٹ باس آپ کا ایڈیشنل آئی جی ہے، ان کو ناراض کیا، ان کو خاطر مل جائے، اور آئی جی مشتاق مہر کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور اپنے ایڈیشنل آئی جی کو جو ہے وہ ٹینگا دکھاتے رہے. وہ ٹینگا جب دکھایا تو وہ ٹینگا دکھانے کا اب انہیں جو ہے وہ بھاری قیمت بھگتنا پڑ رہی ہے کہ وہ آنسوؤں سے اس وقت جو ہے رو رہے ہیں. یہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن کڑ رہے ہیں، دل میں پریشان ہیں اس وقت. جو خیبر پختونخوا کی اس وقت صورتحال ہے کہ وہاں اسپیشل برانچ کی ڈی آئی جی ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، گھر اور آفس کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکتے ہیں. اتنے خوف زدہ ماحول میں جو ہے ڈیوٹی کرنے پر اس وقت مجبور ہے، محض غلام نبی میمن کی ایک ضد کی وجہ سے کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کی ریکوزیشن نہیں لکھ رہے ہیں، نہیں جاری کرائیں، لیکن انہوں نے بہت سفارشیں کرائی ہیں. خود مشتاق مہر بھی جو ہے 36 دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن غلام نبی میمن ایک بار جب اڑ جائے نا وہ پھر کسی کی نہیں سنتے. یہ کچھ دو تین خوبیاں ان کی ایسی ہیں کہ اس پر جو ہے ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے. ایک تو کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ بدتمیزی کسی سے نہیں کرتے، بدتمیزی اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں کرتے. مجھ سے بھی کبھی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی. جب میرے بھائی کا مسئلہ ہوا میں نے ان سے رابطہ کیا، میسیجز کیے، انہوں نے مجھے رسپانس دیا، انہوں نے آؤٹ آف وے مجھے رسپانس دیا کہ بھائی اپنے کسی بندے کو بھیجو، میں جس کے خلاف کہو گے میں ایف آئی آر درج کرا دوں گا، جس کے خلاف کہو گے. ایگری تھے لیکن میرے گھر والے ڈر گئے تھے، وہ نہیں گئے. تو میں تو یہ بات تو میرے دل پہ لکھی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھے پولیس افسر ہیں، وہ انصاف اور قانون کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات مجبوریاں آڑے ضرور رہ جاتی ہے، دنیا داری ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ایک آنکھ ملانے کی ہوتی ہے، ایک آنکھ دکھانے کی ہوتی ہے. کوئی آدمی دونوں آنکھیں نہ دکھا سکتے ہو نہ ملا سکتے ہو. اگر جو کرے گا تو اسے پھر اس کی سزا بھی بھگتنا پڑ رہی ہے. تو یہ جو ہے ایک تو بدتمیزی نہیں کرتے، دوسرا یہ آنکھیں نکال کر بات نہیں کرتے، یہ ان کی خوبیوں میں ہے. دوسرا جو ہے اگر ایک بات کنونس ہو جائے کہ یہ بندہ غلط ہے اور اس نے میری ساتھ یہ کیا تو پھر وہ موقع آتے ہی انہیں پھر معاف نہیں کرتے، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دیتے ہیں. دو مثالیں میں نے پیش کر دی. ایک ثاقب اسماعیل میمن وہ بھی ہے، میمن یہ بھی، لیکن یہاں اصول آڑے آ گئے. دوسرا فصیح الدین شیخ بہت ہی با اثر ترین آفس سپرنٹینڈنٹ ہے. پیچھے کون سا شیخ اس کے پیچھے نہیں کڑے ہیں. عبداللہ شیخ بڑے سفارشی ہیں، خود ڈاکٹر امیر شیخ اتنے بڑے سفارشی ہیں، خالق شیخ سفارشی ہیں. شیخوں کی تو ایک منڈی لگی ہوئی، 16 17 18 شیخ ہیں، سب کے سب ان کے پش پر ہے. لیکن آفرین غلام نبی میمن پر کہ وہ سب کو انہوں نے بگا دیا کہ کسی کی بات انہوں نے نہیں سنی. نہیں تو نہیں، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں. یہ ان کی خوبی تو ہے. اس وقت سندھ پولیس کو جسے ٹیکنیکل طریقے سے چلا رہے ہیں، آفرین ہے ان پر کہ کراچی رینج مکمل مٹھی میں ہے، اسپیشل برانچ مکمل مٹھی میں. ایک لمحے کی خبریں، یعنی کہ میں کہوں گا کہ جو اسپیشل برانچ میں انہوں نے 5 سال اپنے گزارے ہیں، وہ اس کا ثمر اس وقت ان کو اس پوسٹ پر بیٹھ کر مل رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے جو ہے اتنی تمام تر مشکلات اور سختیوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ اس پوسٹ کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.